एवरी डे इज़ नॉट संडे, हर दिन दिवाली नहीं होती है। आई एम वर्षानी। पिछला वीडियो आपने देखा कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस एक वीडियो में आ नहीं पाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस 7 तरह से बनाए जाते हैं। 7 का नियम हमने दे दिया था, और उसमें जो पार्टिसिपल का यूज होता है उसको मैंने बता दिया था। क्लियर हो गया होगा आपको। आज हम शुरू करेंगे जो सिंपल सेंटेंस बनाने के 7 रूल्स हैं। उन रूल्स में जो दूसरा पोजीशन है, यानी कि बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, वहाँ से शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर कम्प्लीटली आपको बताया जाएगा। इसमें थोड़ी सी भी चीज़ें, चाहे वीडियो देखी जाए या ना देखी जाए, लेकिन टोटल ग्रामर रहेगा। आप कंपटीशन देते हो, एकेडमिक हो, या फिर और किसी चीज़ के लिए इंग्लिश की ज़रूरत हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, इसमें जो हमने लिखा था शार्ट में PNPNIAA करके, इसको मैंने कल बता दिया था कि ये शार्ट एक तरीका है जिसको हम रट सकते हैं, जिसको हम तैयार कर सकते हैं कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें दूसरा जो यन करके आ रहा है, इसी को आज हमने लिया है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम कब करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने में, इसको ध्यान से देखना होगा। जब भी सेंटेंस 2 या 2 से अधिक रहेगा, अक्सर 2 ही रहता है, तो उस सेंटेंस के कर्ता अलग अलग होंगे, लेकिन एक कार्य होने के बाद या एक कार्य का कारण अथवा परिणाम दूसरे वाक्य में से संबंध रखेगा। तो ये कैसे होगा, इसको आप नोट कर लीजिए या तो याद कर लीजिए। अभी जब एग्जाम्पल हम लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। रूल्स क्या कहते हैं इसके, जब वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, क्योंकि सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव वॉइस में होते हैं। जब एक्टिव वॉइस में होता है तो जो कार्य पहले होता है उस क्रिया को हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ लगा देते हैं और शेष सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख देते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया गया है तो फिर उसी के स्थान पर बीइंग का प्रयोग कर देंगे और जो दूसरा सेंटेंस रहेगा कामा के साथ लिख देंगे। तीसरा रूल क्या कहता है, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो पहले कार्य, यानी कि जिस वाक्य में कार्य पहले होता है उस सेंटेंस में हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं और शेष सेंटेंस को कामा के साथ जोड़ देते हैं। तो ये रूल्स हैं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ और इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस में जो पहला नियम है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा नियम क्या कहता है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज हम कब करते हैं, सारा नियम और सारा पहचान हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसको हमें यूज करना है। द किंग डाइड, राजा मर गया, हिज इल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन, उसके पुत्र राज सिंहासन के लिए आए। द किंग डाइड, राजा मर गया, हिज इल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन, उसका बड़ा पुत्र सिंहासन के लिए आया। पहले राजा मर गया, फिर उसके बाद उसका बड़ा पुत्र सिंहासन के लिए आया। अब देखिए दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है। यहाँ पर द किंग है और यहाँ पर हिज इल्डेस्ट सन है। जब दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो, एक काम होने के बाद दूसरा काम हो, तो फिर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो यूज करने का नियम है वह 3 नियम है। अगर यह एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो साधारण टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग। तो द किंग डाइड एक्टिव वॉइस में है। यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हम उसको जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो जो कार्य पहले होगा उस कार्य में सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि द किंग हैविंग, और डाई का थर्ड फॉर्म डाइड ही होगा। द किंग हैविंग डाइड, राजा मर गया, और कामा दे करके सेंटेंस को जो दूसरा सेंटेंस है ज्यों का त्यों लिख देंगे। यानी कि हो जाएगा हिज इल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन,
केम टू द थ्रोन। ठीक है, समझ में आया। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कब करेंगे? जब दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग हो और एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो और पहले कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में हो, तो ऐसे में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का 3 तरह से प्रयोग किया जाएगा। पहला यह है कि जब वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो जो कार्य पहले होगा उस कार्य यानी कि मुख्य क्रिया के पहले हैविंग का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे। दूसरा क्या कहता है? पहचान वही रहेगा, दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे द टीचर है, यहाँ पे द बॉयज है। अब देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो बेशक हो सकता है। द टीचर वाज एब्सेंट, टीचर अनुपस्थित था, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। अब देखिए यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग जब मुख्य क्रिया के रूप में की जाए। मुख्य क्रिया के रूप में का मतलब होता है कि जब इसके बाद मुख्य क्रिया ना हो। देखिए एब्सेंट, जो एब्सेंट है यह एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। तो यहाँ मेन वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग किया गया। तो जब किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया गया हो तो ऐसे में सिंपल सेंटेंस बनाते समय दिए गए इस मेन वर्ब को हम बीइंग के रूप में लिख देंगे। यानी कि हो जाएगा द टीचर बीइंग, द टीचर बीइंग एब्सेंट, द टीचर बीइंग एब्सेंट और कामा दे करके इस सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। यानी कि हो जाएगा द बॉयज लेफ्ट द क्लास। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। कप्तान मारा गया और आर्मी भाग गई। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है और एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जो तीसरा रूल है वो क्या कहता है कि जब दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। अब पैसिव वॉइस में कैसे पता चलता है? जो जनरली टेंस होता है, टेंस के रूल्स को ये फॉलो नहीं करता है, बल्कि इज, एम, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। यहाँ वाज के साथ थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है, इसलिए अब पैसिव में है। तो जब पैसिव दिया हो तो इसका जब सिंपल हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद यानी कि द कैप्टन, काम तो पहले यही हो रहा है, द कैप्टन। अब वाज की जगह हम हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन। यही रूल है, जब पैसिव वॉइस में रहेगा सेंटेंस तो ऐसी स्थिति में हैविंग बीन का प्रयोग करके और जो वर्ब रहेगा इसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे, हैविंग बीन किल्ड, और कामा दे करके जो दूसरा सेंटेंस रहेगा उसको सेम टू सेम लिख देंगे, यानी कि द आर्मी फ्लेड। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज थर्स्टी, आई ड्रैंक वाटर। मैं प्यासा था, मैंने पानी पी लिया। अब देखिए दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है नहीं, इसलिए इसमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जब दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग नहीं है, दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है, तो फिर आप पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं आसानी से। अब पार्टिसिपल में क्या होता है कि दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होना चाहिए, एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होना चाहिए। तो मैं प्यासा था, मैंने पानी पी लिया, तो ठीक है, एक ही करता है, एक काम पूरा नहीं हुआ या हुआ, प्यासा था उसके बाद पानी पिया। तो ऐसे में मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय जब पार्टिसिपल का यूज करते हैं और यहाँ पर खास करके जब एडजेक्टिव दिया हो तो ऐसे में सिंपल सेंटेंस बनाते समय आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग थर्स्टी, बीइंग थर्स्टी, आई कामा दे करके आई ड्रैंक वाटर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। अब देखिए तीसरे रूल को हम फॉलो करेंगे, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन।
अब प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे और कब बनाएंगे? तो प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे तो किसके साथ करेंगे? नाउन के साथ करेंगे या जीरंड के साथ करेंगे। ठीक है, इन चीज को ध्यान दीजिएगा। जब एक वाक्य पढ़ने के बाद उसमें क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितना, किसने, किसके लिए का प्रयोग करने के बाद उत्तर मिल जाए तो ऐसी स्थिति में आप प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं नाउन या जीरंड के साथ। देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही ओन ए प्राइज, उसने इनाम जीत लिया। अब देखिए, उसने कठिन परिश्रम किया तो क्या जीत लिया? तो पता चला एक इनाम जीत लिया। अब देखिए, ही ओन ए प्राइज, उसने एक इनाम जीत लिया। कैसे जीत लिया? कठिन परिश्रम से जीत लिया। तो दोनों सेंटेंसों को पढ़ने के बाद जब कब, क्या, कैसे, क्यों, कितना, किधर, ये सब लगाएंगे तो उसमें से रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अब ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही ओन ए प्राइज, उसने एक इनाम जीत लिया। तो उसने इनाम जीता तो कैसे जीता? तो वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम से जीता। तो जब आप सिंपल बनाएंगे तो हो जाएगा ही ओन ए प्राइज। ही ओन ए प्राइज कैसे जीता? कठिन परिश्रम से। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग हम बाय करेंगे यहाँ। और जब भी प्रीपोजिशन का आप प्रयोग करेंगे सिंपल सेंटेंस बनाते समय तो आप नाउन या जीरंड के साथ करेंगे। यानी कि वर्क को नाउन बनाएंगे तो हो जाएगा वर्किंग, बाय वर्किंग हार्ड। अब ये चीज जो आप देख रहे हैं इसमें ये सोचेंगे कि दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है और एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, तो फिर क्यों ना इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया जाए? तो गुड है। आप चाहें तो लिख सकते हैं वर्किंग हार्ड कामा दे करके ही ओन ए प्राइज, ही ओन ए प्राइज। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं बाय वर्किंग हार्ड ही ओन ए प्राइज। तो ये सिंपल ऐसे भी बन सकता है। अब देखिए, आई बॉट ए बुक, मैंने एक पेन खरीदा। आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदा। आई स्पेंट 20 रुपीज़, और मैंने 25 रुपया और मैंने 20 रुपया खर्च कर दिया। यानी कि 20 जो किताब मैंने खरीदा कितने में खरीदा? तो पता चला 20 रुपये में। तो आप यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। हो जाएगा आई बॉट ए बुक, कितने में आपने खरीदा? 20 रुपीज़। तो कर दीजिए फॉर 20 रुपीज़। अब नेक्स्ट देख लीजिए तीसरा, द हर्मिट सैट देयर, सन्यासी वहीं बैठा रहा। ही डिड नॉट मूव, वह हिला नहीं। ही डिड नॉट स्पीक, वह बोला नहीं। तो तीनों, अब देखेंगे तीनों सेंटेंसों का जो सब्जेक्ट है वह एक ही है। तो आप चाहें तो इसको पार्टिसिपल का यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करके बनाएंगे। तो साधु सन्यासी वहीं बैठा था, हिला नहीं, बोला नहीं। तो बिना हिले बिना बोले सन्यासी वहीं पर बैठा रहा। तो हो जाएगा इसका, जब हम सिंपल बनाएंगे तो हो जाएगा द हर्मिट सैट देयर। अब देखिए, बिना हिले बिना बोले तो हो जाएगा विदाउट मूविंग एंड, यहाँ देखिए कंजक्शन का यूज हो रहा है। मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस बनाते समय कंजक्शन का यूज होगा, लेकिन वह केवल नाउन से नाउन को जोड़ने के लिए हो सकता है, सेंटेंस से सेंटेंस जोड़ने के लिए नहीं होगा। तो विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सिंपल सेंटेंस अभी बचा है हम लोगों का 4 तरह से बनाने के लिए। तो अगला जो वीडियो होगा इसमें चारों तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच।